नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रोल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट मिसेस सुषमा बत्रा. She is professor in the Department of Social Work, Delhi University. She will be discussing about the today's topic of discussion, which is regarding the multidisciplinary team in the rehabilitation of person with disabilities. मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं, अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं या किसी भी तरह की बात हमारे एक्सपर्ट से करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008, 265111613. हमारा फैक्स नंबर है 265111609. तो आइए हम अपने एक्सपर्ट के साथ हमारे डिस्कशन आज की स्टार्ट करते हैं. वेलकम मैम. जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिस पे हम चर्चा करेंगे, इट्स रिगार्डिंग रोल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. जैसे कि इसमें टर्म्स यूज़ किए गए हैं मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एंड मेनली फॉर द रिहैबिलिटेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी. तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है? नवशिखर चैनल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके लिए ये प्रोग्राम देना, और मैं स्टार्ट करूँगी कि रिहैबिलिटेशन किसको कहते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिहैबिलिटेशन को पूरी तरह से हम जब फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली किसी को तटस्थ कर देते हैं ताकि वो फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कर सके, उसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर पुरानी इंदिरा गांधी जी ने कहा था, डिसेबिलिटी कॉजेस एंग्विश टू दोज अफेक्टेड एंड टू देयर फैमिलीज. With assistance and training, the disabled can become useful citizens and lead fulfilling lives. तो चाहे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, उसमें कोशिश करके हम उनको पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जितना भी पॉसिबिलिटी होती है उतना हम उनको अगर फंक्शनली ठीक ठाक कर देते हैं तो उनको हम रिहैबिलिटेटेड कहते हैं. इसीलिए शब्द री शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं. और अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो डिक्शनरी मीनिंग है रिटर्न और रिस्टोर टू प्रीवियस स्टेट और कंडीशन. जो पुरानी कंडीशन होती है उस पुरानी कंडीशन को हम किस हद तक वापस ला सकते हैं उस डिसेबल्ड पर्सन के लिए. और इसका अर्थ होता है कि हम उसको सोशल लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर हर तरह से उस हद तक नॉर्मल ले आएं जहां तक कि उस आदमी की, उस बच्चे की कैपेबिलिटी है ताकि वो रिहैबिलिटेट हो सके. It refers to all measures which need to be taken to bring the individual to his her functional abilities which he possessed before his impairment. मान लीजिए पहले मैं टीचर का काम करती थी, तो टीचर का काम करते हुए मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे अपने नोट्स पढ़ सकना, आप लोगों के लिए या कहीं पर भी जाकर के बोल सकना. तो यदि डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस डिसेबिलिटी के बाद मैं दोबारा से किस हद तक अपने आप को वापस टीचर के मोड में ला सकती हूँ, उसके लिए मुझे रीडर की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे राइटर की ज़रूरत पड़ सकती है. फिर इसके अलावा मेरे को और भी कुछ सामान की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकूं. उसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं. हमारी कुछ डेफिनेशंस कई जगह से हमारे को मिली, जैसे ILO की जो फेमस डेफिनेशन है उसके हिसाब से रिहैबिलिटेशन इन्वॉल्व्स द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स for training or retraining the individual to the highest possible level of functional ability. इसके अंदर कई तरह के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है. डॉक्टर बताते हैं कि किस हद तक हमारा नुकसान हुआ है
इस डिसेबिलिटी के कारण। और इसके अलावा सोशली, जैसे अब कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो अकेले तो नहीं आती, उसके साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी मिलजुल करके आती हैं। तो सोशल, जैसे अब उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह से उस तकलीफ को झेल सकता है, हर आदमी का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है। फिर फैमिली एनवायरनमेंट अलग होता है, फिर उसका सोशल एनवायरनमेंट भी, सोशल सपोर्ट जो अवेलेबल होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो हमें सोशली देखना चाहिए। फिर उसके अलावा एजुकेशनली, मान लीजिए कोई आदमी डॉक्टर है और वो डिसेबल्ड हो जाता है, तो अब अगर वो डिसेबल्ड हो जाता है तो वो मरीज़ को देख नहीं पाता। मान लीजिए वो विजुअली इम्पेयर्ड हो जाता है तो वो मरीज़ को देख नहीं पाता। तो उसकी दोबारा को एजुकेशन को दोबारा हम री एजुकेट कर देते हैं उसको, ताकि जिस काम के लिए वो बेस्ट सूटेड है उसमें हम उसको दोबारा से लगा सकें। लेकिन इसके दो अर्थ हैं। दो तरह के डिसेबल्ड हमारे पास होते हैं। एक तो वो जो पैदाइशी डिसेबल्ड होते हैं, एक वो जो बाद में डिसेबल्ड होते हैं। जो पैदाइशी होते हैं उनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनको हम कंजेनिटली डिसेबल्ड कहते हैं। और अगर उनकी जो लिमिटेशन होती हैं, उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हम उनको बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। और जो बाद में किसी कारणवश, किसी एक्सीडेंटवश, किसी भी कारण से डिसेबल्ड होते हैं, उनको हम एडवेंटिशियस डिसेबल्ड कहते हैं। और जो एडवेंटिशियस डिसेबल्ड होते हैं, जो बाद में होते हैं, वो कुछ ना कुछ काम तो पहले कर रहे होते हैं, जिस तरह का भी वो काम कर रहे होते हैं, अगर वो उस काम को पूरी तरह से 100% वापस नहीं ले सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि वो 80%, 90%, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो उसको वापस लें। ये तो ILO की डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट डेफिनेशन हेलेंडर बहुत अच्छे ऑथर रहे हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है रिहेबिलिटेशन पर। इनके हिसाब से इन्होंने ILO को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। देखते हैं कैसे एक्सपेंड किया है। रिहेबिलिटेशन इंक्लूड्स नॉट ओनली द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बट ऑल्सो इंटरवेंशन इन द जनरल सिस्टम ऑफ सोसाइटी, एडेप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Such person should have the same right to a life of dignity as others, and though there must be no exceptions. हेलेंडर के मुताबिक हमें सिर्फ उस डिसेबल्ड आदमी को प्रिपेयर नहीं करना कि वो पूरी तरह से किस हद तक वापसी उसकी हो सकती है, उसके साथ साथ हमारे को जो वातावरण है उसको भी हमारे को चेंज करना है, उसमें भी हमें काम करना है, ताकि हम उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकें काम करने की, फुल पार्टिसिपेशन उसका हो सके और उसके जितने राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उन सबको हम प्रोटेक्ट कर सकें। साइट सेवर्स इंटरनेशनल डेफिनेशन, एक डेफिनेशन, इससे आगे के कविता हम इससे और डिटेल में जाएं, एक डेफिनेशन में और लेना चाहूँगी। रिहेबिलिटेशन इज़ अ नीड बेस्ड, गोल ओरिएंटेड, टाइम लिमिटेड प्रोसेस of providing with the knowledge and skills required together with the requisite special equipment and training in the use of that equipment within an individual appropriate time frame, thus empowering him to change his life and to participate actively in his family and community to the fullest possible extent. ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन है, जिसमें हमने कहा कि वो इंसान जो डिसेबल्ड हो गया है उसको कहाँ पार्टिसिपेट करना है। उसको पार्टिसिपेट तो उसी माहौल में, उसी वातावरण में करना है जहाँ पर वो पला बड़ा है। तो इस हद तक हमें उस बच्चे की या उस इंसान की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक कि वो पूरी तरह से अपने ही माहौल में पार्टिसिपेट कर सके। मान लीजिए, मैं आपको इसको उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगी कि यदि हम किसी को, बच्चे को जो सिटी में रहता हो तो और जो गांव में रहता हो, उन दोनों को रिहेबिलिटेट करने के फर्क तरीके होते हैं। उन डिफरेंट टेक्निक्स को हम बाद में टुवर्ड्स द एंड ज़रूर डिस्कस करेंगे।
मैम जैसे कि ये आपने डेफिनेशंस बताई रिहैबिलिटेशन की, तो मेनली अगर हम बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, रिहैबिलिटेशन मींस जिसमें हम एक पर्सन को हैबिलिटेट करते हैं दोबारा, तभी इसमें हम री वर्ड का यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो हम रिहैबिलिटेशन करते हैं इंडिविजुअल का, दैट कैन बी सिंस बर्थ और आफ्टर बर्थ। तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, सिंस बर्थ अगर कोई बच्चे को परेशानी है, बच्चा डिसेबल्ड है, तो उसको हम जन्म से ही उसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं। और रिहैबिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ सोशल, फंक्शनल, पर्सनल, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, मतलब हर एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन इन एवरी एस्पेक्ट। और ऐसे ही हम रिहैबिलिटेट करते हैं उन इंडिविजुअल्स को जो डिसेबल्ड हो जाते हैं बर्थ के बाद ड्यू टू एनी factors or any reasons. There can be any kind of reasons for the disability of an individual since birth, congenitally or adventitious. तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने उसको एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल, गिविंग गुड एक्टिव स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द इंडिविजुअल। जैसे हमारे एक्ट में कहा गया है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हम अपने माहौल को, आसपास के माहौल को, एनवायरनमेंट को इस हद तक चेंज कर दें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी डिसेबल्ड को भी मिले और नॉर्मल को भी मिले। उनके जितने राइट्स हैं उन राइट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्शन के लिए अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा कंसेशंस, एक्स्ट्रा स्कीम्स शुरू करनी पड़ती हैं डिसेबल्ड के लिए, तो हमें चूकना नहीं चाहिए। तीसरा, उनका इस तरह का एटमॉस्फेयर को चेंज करना चाहिए कि वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके। जैसे हम फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, उनको भी हक है। और ये सब करते हुए हमें उनके राइट्स का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह हमें ह्यूमन राइट्स दिए हैं, हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसी तरह के राइट्स को वो भी इंजॉय कर सकें। Ma'am, like you have told many definitions of rehabilitation, so we would like to know what other factors that we can consider that comes under the rehabilitation. Total rehabilitation, what all it should include? It should include early detection, diagnosis and intervention, medical rehabilitation, that is care of curable disability and lessening the disability to the extent possible. Then social, psychological and other types of counseling and assistance, training in self-care activities including mobility, communication and daily living skills with special provisions as needed. For example, for the person with hearing impairment, visual impairment and mental retardation, what all special is needed to be provided for. Then provision of technical mobility and other devices. Then specialized educational services, vocational rehabilitation services including vocational guidance, vocational training, open self-placement of the employee or providing all available concessions, benefits, guidance and counseling, and it should not be stopped there, it should be followed up also. So rehabilitation will start as soon as the person with the disability is diagnosed. He comes to the rehabilitation unit from where rehabilitation will begin for that individual. And outcome of this rehabilitation will be their skill enhancement, independence, self-reliance, self-confidence, complete integration and empowerment of the individual. Then it will also enhance quality of life, enhanced life efficiency, gainful occupation and maximum economic independence of the individual. As far as possible, an attempt is made that the individual is able to have normal, productive and contributory life of dignity, respect and social acceptance. So what I mean to say here is that all efforts are required to be made where through which the person concerned or the person who is in agony, who is in problem is helped
to become a functional member of the community of which he is a member. And here it will be required that an effort of a full team should be there. It is not that in parts and pieces, today medical doctor will examine, tomorrow social person will examine, then vocational counselor will examine. No, it should be simultaneously seen by the people belonging to different disciplines. Therefore, the name is role of multidisciplinary team in the rehabilitation of the persons with disability. मैम, जैसे कि आपने डिफरेंट डेफिनेशंस बताई और आपने बताया कि इन टोटलिटी अगर हम देखें तो डिफरेंट फैक्टर्स जो इंक्लूडेड होते हैं रिहैबिलिटेशन में, साथ की साथ कि अगर हम बच्चे को रिहैबिलिटेट करते हैं तो उसके आउटकम्स क्या निकलते हैं। जैसे कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं दे आर हैविंग डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो उन केसेस में हम कैसे बच्चे को रिहैबिलिटेट करेंगे, मतलब एक प्रोफेशनल किस तरीके से एक प्लान करे कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसको रिहैबिलिटेट करें। सबसे पहले इसके अंदर हमारा जो एम होना चाहिए वो डायग्नोसिस का होना चाहिए। हमें एक डेटाबेस बनाना चाहिए। उस डेटाबेस के अंदर ये देखना चाहिए कि कितनी ज़रूरत है, किस किस एरिया में ज़रूरत है, तो वो सारे एरियाज़ हमारे को एग्जामिन करने चाहिए। जैसे अब एम होगा टू प्रोवाइड अ डेटाबेस, टू एस्टेब्लिश अ डायग्नोसिस, टू रिकॉर्ड डिसेबिलिटीज, देयर नेचर एंड देयर कैरेक्टर। अब डिसेबिलिटी तो हो गई, डिसेबिलिटी के बाद देखना ये है कि क्या ये स्टैटिक है, क्या ये ऐसी ही रहेगी, क्या ये बढ़ेगी, क्या ये घटेगी। जैसे एक बच्चा मेरे पास आजकल ब्लाइंड तो नहीं है, वो अभी तो वो अपना काम करता है, बट एनी टाइम ही कैन टर्न ब्लाइंड क्योंकि उसकी रेटिना में प्रॉब्लम है। सो सच चिल्ड्रन जिनके अंदर डिसेबिलिटी डायग्नोसिस शुरू हो जाता है कि हम ये मालूम कर सकते हैं कि चांसेस आर दैट रिहेबिलिटेशन विल बी रिक्वायर्ड ईदर टुडे और टुमारो और इन फ्यूचर, सो देन वी हैव टू प्रिपेयर द चाइल्ड अकॉर्डिंगली। और उसके बाद जब हमने सबसे पहले डेटाबेस बना लिया जिसमें हमने ये देख लिया कि नेचर कैरेक्टर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, अब उसके बाद आता है कितनी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक इंडिविजुअल आया, उस इंडिविजुअल को क्या उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर देखेंगे। और क्या उसके हाथ पैर चलाने में दिक्कत है, यदि उसके हाथ पैर चलाने में दिक्कत है और उसको फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है तब एक फिजियोथेरेपिस्ट देखेंगे। अगर मान लो वो एक ऑक्यूपेशन से आता है और वो दोबारा उस ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकता है तो ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब मैम कि हम प्रॉब्लम्स के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह की प्रोफेशनल की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम्स वी विल सी टू द प्रोफेशनल्स। वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था।
वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट रिहैबिलिटेशन, व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ रिहैबिलिटेशन and in totality different factors, aspects that will be including the rehabilitation term. Now we are discussing about the main objectives, so we will continue this discussion and carry over to the expert. हम कर रहे थे कि क्या रोल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का रिहैबिलिटेशन में हो सकता है, जिसमें हमने प्रॉब्लम लिस्ट तक कर लिया था। तो अब एक बार स्लाइड पर देख लेते हैं कि स्लाइड पर हमने क्या क्या पॉइंट्स लिख रखे हैं। टू ड्रॉप ट्रीटमेंट प्लान्स, टू ट्रीट, टू रिव्यू ट्रीटमेंट प्लान एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस रेगुलरली so as to ensure treatment is monitored as per the needs of the patient. जब हमने प्रॉब्लम्स को लिस्ट कर लिया तो प्रॉब्लम्स लिस्ट करने के बाद हमने एक डायग्नोसिस सा बना लिया कि किस किस चीज़ की उस बच्चे को या इंडिविजुअल को एडिशन में ज़रूरत है।
और उसके बेसिस पर हमने एक ट्रीटमेंट प्लान को इवॉल्व कर लेते हैं। उस ट्रीटमेंट प्लान में कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जैसे इन्वॉल्वमेंट हमारे पास एक फिजियोथेरेपिस्ट की हो सकती है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हो सकती है, स्पीच थेरेपिस्ट की हो सकती है और स्पेशल एजुकेटर की हो सकती है, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर की हो सकती है। इन सभी की ज़रूरतों को देखते हुए हम एक ट्रीटमेंट प्लान को बना लेते हैं। लेकिन वो ट्रीटमेंट प्लान कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड रेगुलरली बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय one person cannot be same as per the requirement of the other child. So we have to be very careful in devising the rehabilitation plan, treatment plan, deciding about the modalities, and then we need to cover it regularly, monitor it regularly, and then see the change. After we think that the person is rehabilitated, it cannot be stopped there also because it requires follow up. We have to follow it up to ensure that whatever the person is able to do socially, physically, economically, he is able to maintain it, sustain it. So it is very essential that we monitor it and follow it up at the end. मैम जैसे ये आपने फॉलोअप की बात करी, तो हम एक ड्यूरेशन कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एट व्हाट ड्यूरेशन, एट व्हाट टाइम पीरियड, और या उससे कितना गैप ले सकते हैं कि हमें रीअसेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि हमने इतना ड्यूरेशन बच्चे का देखा तो कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इस तरह का हम रीअसेसमेंट कैसे कर सकते हैं? ये किसी का फिक्स टाइम तो नहीं हो सकता। इट विल वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। जैसे आपने किसी एक बच्चे की एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स लॉन्गर ड्यूरेशन, और अगर आप फिजियोथेरेपी से उसको कुछ डील करना चाहते हैं तो तब आपको कम टाइम में जल्दी जल्दी रोज रोज उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। पर इन सब चीज़ों का हमें तब ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम पड़ सकता है जब हमें पूरी टीम की फंक्शनिंग, पूरी टीम की मोडेलिटीज़, पूरी टीम के अंदर कौन कौन सा प्रोफेशनल इंक्लूड होता है, उनके रोल्स के बारे में जानकारी हो जाए। तो इस सवाल को हम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, फिर हम इसको आखिर में दोबारा ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें जब हम असेसमेंट करते हैं किसी बच्चे का, किसी डिसेबल्ड बच्चे का असेसमेंट करते हैं, तब हमें क्या क्या देखना होता है। तो एक नज़र स्लाइड पर मार लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। असेसमेंट: ए रिव्यू ऑफ पेशेंट्स जनरल हेल्थ, असेसमेंट ऑफ हिज मोबिलिटी, असेसमेंट ऑफ हिज डिसेबिलिटी, how much is permanent and curable, psychological status, which will include personality of the individual, his mood, illness effect, learning ability and coping ability. Greater attention should be paid to whether components determinantal to this learning process exist, for example, anxiety, depression and poor motivation, etc. Then an assessment of social and personal history of the patient, interpersonal, intra-familial, social, financial problems faced by the disabled persons and available social support, communication skills and vocational and job skills. मैम जैसे कि आपने बताया कि असेसमेंट के टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से की पॉइंट्स हैं, और वी कैन से द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट अ प्रोफेशनल शुड टेक केयर ऑफ दैट, एंड वाइल असेसिंग दैट कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये प्रोफेशनल, जैसे कि आपने बताया कि हम प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डिफरेंट प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वी वुड लाइक टू नो कि व्हाट are the different professionals that are included in a multidisciplinary team? बेसिकली दो तरह के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें, एक मेडिकल प्रोफेशनल्स और एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स विच आर कॉल्ड पैरा प्रोफेशनल्स। तो मेडिकल प्रोफेशनल विल गिव अस डिटेल्स अबाउट द मेडिकल प्रॉब्लम विच द पर्सन इज हैविंग,
it will also tell us how much disability has been incurred, how much is curable, how much is incurable, and whether this kind of disability will deteriorate his condition or with time he will become better. Then what are the psychological and social factors, because coping mechanisms of all persons are different, personality differences are there, and that will determine how much help that a person will require from the psychologist, from the peer counselor. So all that will be included under psychological factors. Then social factors are what was the kind of occupation in which he was involved earlier, what is the family setup, what are the support mechanisms that are available from the family, which are the resources which can be generated from that individual on his own, or which are the resources which need to be provided by the government in the form of schemes, in the form of concessions. Then what was the vocational skill where he was absorbed earlier, and what are the chances of his going back to the same occupation, or there will be a different occupation where he will be finally going. So it all requires. Then how much is the communication? There are certain special kind of helps which persons with specific disabilities require. For instance, a person who is visually impaired will require more information, more assistance, more help on the nature of mobility which he will be doing. So for that a mobility instructor is required. Similarly, for the person who is hearing impaired, for him communication is the problem, so he will require special assistance so that he becomes more comfortable in communicating with others. Then similarly, for a person who has acquired locomotor disability will require assistance in the system. Changes in the environment will be required to be made so that the person is able to travel easily, and he can make use of ramps etc. more comfortably. So rehabilitation has to be provided keeping in view the nature of problem. Now let us see which all are the team members who comprise of rehabilitation. As I have told you, that first person with whom the disabled person comes in contact is the medical professional. Then we have got number of paramedical, a group of paramedical professionals, and let us see which all are the members who comprise paramedical group as well as medical group. Medical professionals is the first category. Then under paramedical professionals we have got physiotherapist, occupational therapist, rehabilitation engineers, social workers, psychologist, peer counselor, speech therapist, and mobility instructor. So one by one I will be taking the roles of all the professionals so that it becomes clear to the children that what all are the roles that are expected to be played by this team of multidisciplinary professionals. As I have told you, that first person with whom the disabled person comes in contact is the medical professional. Let us see what role is being played by the medical professional. A consultant physician or surgeon is in charge of most rehabilitation units, and clinical responsibility rests with him or her. He is mostly the specialist in orthopedic surgery. Other supportive medical specialists are pediatrician, plastic surgeon, neurologist, gastroenterologist, urologist, respiratory physician, imaging specialist, and pathologist. Any other specialist as and when required becomes a part of the team. So in medical professionals, although the person who is handling the entire show is the person with a specialization in orthopedic surgery, but apart from this, if
a person has burnt his face, then he will require the help of a plastic surgeon. Similarly, a person who has lost his vision will require the intervention by a doctor who is a specialist in dealing with eye problems. Similarly, with hearing problems, the person we require the assistance of ENT specialist. What I mean to say is the other professionals, the other group of professionals in medical profession will vary, but this rehabilitation department is mostly headed by the person who has a MD degree, specialized degree in orthopedic surgery, MS we call it, Master of Surgery. So he is the one who is the in charge of overall medical assistance, but then there are number of supportive doctors who assist him as and when the need is there. And what is the purpose? The purpose of their intervention is to assess how much disability has occurred, how much is curable, how much is can be, where can we stop, where can we stop. That is very essential. Whether the person will deteriorate, progress with time, accordingly the intervention by other professionals will be required. तो पहले हम कहेंगे कि प्रॉब्लम्स को देख के हम ये जानेंगे कि किस तरह की प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बताया कि अगर आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम आई सर्जन के पास जाएंगे, अगर लोकोमोटर प्रॉब्लम है तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम हम वी विल लुक फॉर द प्रोफेशनल्स। और दूसरी बात, फिर प्रोफेशनल का काम आता है कि इंडिविजुअल्स को देखना कि उनमें किन तरह की प्रॉब्लम्स है, कितने लेवल तक की उनको प्रॉब्लम है, और डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम व्हाट इंटरवेंशन दे विल बी रिक्वायरिंग फॉर दैट। मेडिकली तो असेसमेंट हो जाएगी कि मेडिकल असेसमेंट हो गई। अब मेडिकल असेसमेंट के बाद एक ग्रुप पूरा का पूरा पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स का चाहिए ताकि हम उस इंसान को दोबारा से खड़ा कर सकें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शॉक होता है। इट्स एक्चुअली द एंग्विश थ्रू विच इट्स नॉट ओनली द पर्सन विद डिसेबिलिटी हु गोज थ्रू, इट इज़ द एंटायर फैमिली, entire we can say that siblings, all those persons, they are all involved. He is not the only person. So depending on that उनके resources भी different होते हैं, तो कितने हद तक वो आप अपने रिसोर्सेज के थ्रू मीट कर सकते हैं, कितनी उनको मदद की ज़रूरत है, इन सब को देखने के लिए एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ नॉन पैरामेडिकल स्टाफ इज रिक्वायर्ड। और अब हम देखते हैं कि पैरामेडिकल ग्रुप में कौन कौन से डिसिप्लिन्स के लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं। इसमें जो सबसे पहली ज़रूरत आती है वो आती है फिजियोथेरेपिस्ट की। अब फिजियोथेरेपिस्ट भी मोस्टली चाहिए होते हैं फॉर द पर्सन्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। and what all can be done by a physiotherapist. Let us see that it is the art of improving position, movement, strength, balance and control of the body. It aims at maximizing movement through healthcare, treatment and rehabilitation. Physiotherapy is a systematic method of assessing musculoskeletal and neurological disorder of function, including pain and those of psychological origin, and treating or preventing those problems by natural methods based essentially on manual practice and physical agencies. तो physiotherapy is mostly done with the help of, जिसमें हम एक्सरसाइज की या हम कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स की सहारा लेते हैं ताकि हम फिजियोथेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपने उस अंग को, जो अंग उसका क्षीण हो जाता है, जिसमें ताकत की कमी हो जाती है और वो दोबारा से उसको नहीं चला पाता है, किस तरह से उसको दोबारा से चला पाएगा। और फिजियोथेरेपी कई तरह से दी जाती है, तो उसके फिजियोथेरेपी के अलग अलग थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस होते हैं। बिल्कुल, तो फिजियोथेरेपी के इंटरवेंशंस देखते हैं कौन कौन सी तरह से हम फिजियोथेरेपी
पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी, हीट थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, गेट ट्रेनिंग, मैनिपुलेशन एंड मसाज। तो हम देखते हैं कि बड़ी तरह की मशीनें होती हैं जिससे यदि हमारे जोड़ ठीक से काम नहीं करते तो हम उनके सहायता से इलेक्ट्रिक गैजेट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और कुछ एक एक्सरसाइजेस से भी हम अपने शरीर को ठीक तरह से काम कर सकते हैं। और इसके अलावा चलने में यदि दिक्कत है तो टांगों को किस तरह से लेकर के चलना है, किस तरह से खोल करके चलना है ताकि हम अच्छी तरह से चल पाएं और वो एक रेगुलर फीचर हमारा बन जाए। इसके अलावा हमारी मसाज से भी बड़ी बार मदद मिलती है। तो इस तरह से जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो अकेला नहीं, एक चीज़ हम सबको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे को कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ इन आइसोलेशन काम नहीं कर सकता। रिहेबिलिटेशन टीम का अर्थ है कि पूरी की पूरी टीम इकट्ठे मिल करके काम करेगी और जो बच्चा एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ तरक्की करेगा उसको फिजियोथेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए, उस एक्सपर्ट को, और बताना चाहिए कि आज इस बच्चे ने इस एक्टिविटी को कंफर्टेबली किया है। अगर वो बच्चा रोज़ अपने बारे में अपने कम सोचता है, उसका सेल्फ एस्टीम खराब है, और अगर किसी दिन वो दिखाता है कि आज वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को डील कर सकता है, वो कहता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट को उस चीज़ को बाकी स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट से शेयर करना चाहिए। इसीलिए इस टाइटल का नाम भी हमने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रखा है। यदि इनमें से किसी भी एक्सपर्ट के काम में कमी रह जाएगी तो वो कमी फाइनली पूरे के पूरे रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में रिफ्लेक्ट होती है। तो हम सारे प्रोफेशनल्स को एक साथ लेकर ही एक पूरा ग्रुप बना सकते हैं जिसमें कि हम एक देख सकते हैं कि combined and the coordinated use of the professionals, combined and coordinated work of the professionals for the individual to rehabilitate him. बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सेकंड पर्सन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। हम सभी इस बात को मानते हैं कि हम सबको सुबह उठ करके नहाना धोना होता है, तैयार होना होता है, बाथरूम जाना होता है, बाथरूम के बाद कपड़े डालने होते हैं, कपड़े डाल करके हमें अपना खाना खाना होता है। इन सब एक्टिविटीज़ को टोटल मिला करके हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, और ये हम सबके जीवन के लिए मुख्य भूमिका है ताकि हम अपने आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें। तो अब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को फंक्शनल बनाते हैं। जिस काम को हम नहीं कर सकते, यदि मेरा दायां हाथ काम नहीं कर रहा तो वो मुझे इस तरह की ट्रेनिंग देंगे कि उसी काम को उतनी ही बखूबी मैं अपने बाएं हाथ से कर सकूं जितनी बखूबी एक नॉर्मल आदमी दाएं हाथ से काम कर सकता है। इस थेरेपी को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं और इसको जो देखते हैं उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहते हैं। तो आइए देखें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डेफिनेशन क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इट इज़ अ डिसिप्लिन विच असिस्ट in training of a person with disability in activities of daily living or improving his functional independence by certain specially designed activities. What are these activities? इसका main aim होता है to assess the patient's difficulties in various daily activities, to facilitate maximum independence, to encourage maximum return of function, to help the patient, family and colleagues to adjust to his difficulty, to prevent deformity, to recommend and provide necessary aid and appliances to encourage independence. अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें दिन भर में करनी होती हैं। उन एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ को वो बच्चा कर पाएगा, कुछ एक्टिविटीज़ को वो बच्चा नहीं कर पाएगा।
तो सबसे पहले हमें लिस्ट डाउन कर लेना चाहिए कि वो बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटीज को कर सकता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज को वो दिक्कत में कर सकता है। जब हमने उसकी लिस्ट बना ली तब हमें देखना चाहिए कि उसको किस किस तरह की मदद की ज़रूरत है। क्या उसको अपना हाथ चलाने के लिए बाएं हाथ से तैयार होना है? क्या उसको पेंटिंग करने के लिए अपने पैर के नाखून से पेंटिंग करनी है? किस किस तरह की उसको ज़रूरत पड़ती है? तैयार होने के लिए, बटन बंद करने के लिए, कमीज़ का बटन बंद करने के लिए अगर उसको बाएं हाथ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसको उसमें ट्रेन करना है। फिर उसके बाद लैट्रिन के अंदर जब वो जाता है, अगर वो नल जो है वो उसके दाएं हाथ को उनके घर में लगा हुआ है तो वो उसके घर वालों को समझा सकता है कि इसको बाएं हाथ की तरफ कर दीजिए ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह से तैयार होकर के अगर उसको सड़क पार करने के लिए बहुत लंबे बस स्टॉप तक, दूर तक जाना पड़ता है तो हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम उसकी ट्रैवलिंग में मदद कर सकते हैं। और जब हम उसकी ट्रैवलिंग में मदद कर देंगे तो उसके बाद वो अपने काम पर पहुंच जाएगा। अब जब वो काम पर पहुंच जाएगा, अगर मान लीजिए उसकी आवाज़ में नुक्स पड़ गया और वो ठीक तरह नहीं बोल पाता तो हमें उसके आसपास के लोगों को समझाना चाहिए कि इसके बोलने में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको अपना पेशेंस दिखाना है। क्योंकि ये डिसेबिलिटी तो हम कहा करते हैं जब हम पढ़ाते हैं कि everybody is temporarily abled. We do not know when any disability can occur to us. तो इसलिए हमें आसपास के लोगों को बड़े प्यार के साथ इस बात को समझा देना चाहिए कि उनमें पेशेंस होना चाहिए, उनमें लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, उनको उस आदमी को बर्दाश्त करना, उसके साथ काम करना, कोऑपरेट करके उसके साथ काम करने का मादा होना चाहिए, तभी हम उसके साथ काम कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कोशिश करता है कि फंक्शनली उस इंसान को जो डिसेबल्ड हो गया है उसको उस हद तक एबल बॉडीड के साथ इंटरैक्ट कराए, फंक्शनल लेवल पर उसकी जितनी भी क्षमता है उस सारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए कोशिश करके उसको हमारे को नॉर्मल, ताकि वो एक डेली लिविंग जो उसकी ज़िंदगी है उसमें वो एक नॉर्मल ज़िंदगी को जी सके। और उसके डेली टास्क को करने के लिए ये ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल एडाप्टेशंस बहुत ज़्यादा हों, सिंप्लीफाई कर लेनी चाहिए। इस तरीके के कि जो इंडिविजुअल है अपना जो भी काम कर रहा है, जो भी टास्क कर रहा है, वो इजीली उसको परफॉर्म कर सके विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंसेस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं पीछे जब एक बार ऑस्ट्रेलिया गई तो मैंने देखा कि एक आदमी जो स्ट्रोक से अपने राइट हैंड को खो चुके थे, वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से उतनी ही बखूबी वो ड्राइव कर पा रहे थे जितनी बखूबी हम राइट हैंड से ड्राइव करते हैं। और लेफ्ट हैंड से ड्राइव करते हुए क्योंकि हमें गियर बदलना पड़ता है तो उनका ऑटोमेटिक कार थी, उनको गियर नहीं बदलना पड़ता था। तो ये एक छोटी सी एडेप्टेशन थी जो उनकी गाड़ी में गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड करके दे दी, क्योंकि उनको स्ट्रोक से वो अपने राइट साइड की क्षमता को खो चुके थे। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बेसिकली काम होता है कि वो उस इंसान को जो डिसेबल्ड हो गया है, जिस हद तक हम उसको वापसी उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में फंक्शनल बना सकते हैं, उसका हमें एफर्ट करना चाहिए। जी मैम, जैसे कि ये हमने देखा कि फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रिस्पेक्टिवली, with their different aims and objectives depending on the need of the individual, the kind of the problem that individual is having, और उसको किस लेवल, उसका करंट लेवल क्या है, प्रेजेंट लेवल क्या है, और उसकी पूरी फंक्शनल एबिलिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी लाइफ को एनहांस करने के लिए वी नीड द रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन प्रोग्राम। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको कुछ और बताऊंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या क्या देखता है। तो देखते हैं स्लाइड में, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को बेसिकली क्या क्या असेस करना होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट विल असेस एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, हैंड स्किल्स, मोबिलिटी एंड एक्सेस, social skills,
literacy skills, work skills, leisure skills and interests, other specific assessment modification suggested in using aids and appliances। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके उस आदमी के लिए एक दिनचर्या बनानी है, जिस दिनचर्या से वो अपनी एक ज़िंदगी जो डे टू डे लिविंग होती है उसको ज़्यादा सुचारू रूप में जी सके। तो इसका मतलब डिफरेंट स्किल्स आर देयर दैट टू नीड टू बी लुक्ड बाय द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टू इम्प्रूव द फंक्शनल लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने एग्जाम्पल्स के साथ भी बताया कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट अडेप्टेशन कहें कि वातावरण में हमें उस हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए कि इंडिविजुअल अपने काम को, अपने एक्टिविटीज़ को ठीक से कर सके। इसकी बाकी की चर्चा हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से, कप को। वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर
एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम डिस्कशन में देख रहे थे और जान रहे थे हमारे एक्सपर्ट से कि हु ऑल आर अदर टीम प्रोफेशनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड देयर रोल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम दैट द इंडिविजुअल इज़ हैविंग। और अभी तक हमने देखा कि फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड हाउ दे वर्क एज अ पार्ट ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन विद द इंडिविजुअल। तो आइए और हम प्रोफेशनल्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। तीसरे जो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सेदार होते हैं रिहैबिलिटेशन की टीम में, वो होते हैं रिहैबिलिटेशन इंजीनियर्स, जिनको हम प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोसिस के नाम से जानते हैं। और आइए देखते हैं कि उनका क्या रोल होता है। Rehabilitation engineering assists in improving the functions of a weak limb by providing braces or restoring the functions of an amputated limb by providing prosthesis. These items are made by qualified prosthetics and orthotists. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई अंग काम करना बंद कर देता है, मान लीजिए नीचे की लोअर लिम्ब काम करना बंद कर देती है, तो उसको हम आर्टिफिशियल लेग के थ्रू ठीक करते हैं। और जो आर्टिफिशियल लेग होगी वो तो प्रोस्थेटिक सजेस्ट करेगा और आर्टिफिशियल लेग को बना करके दे देंगे। अब उस इंडिविजुअल के लिए कहाँ पर जोर डालना है, कहाँ पर नहीं जोर डालना है, कहाँ पर चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है ताकि वो यूजेबल हो, उसको ऑर्थोसिस कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर के सजेस्ट करते हैं कि उस बॉडी को, फिजिकल बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए किस एक्स्ट्रा एड की ज़रूरत है और वो एक्स्ट्रा एड किस तरह से बनाई जा सकती है और फिट की जा सकती है। फिट करके उस इंसान को
पूरी तरह से मोबाइल बनाया जाए ताकि वो काम कर सके। इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोफेशनल जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल है वो है मेडिको सोशल वर्कर। मेडिको सोशल वर्कर की मैं आपको पहले डेफिनेशन बता करके, क्या उसका रोल है बता करके, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि क्या क्या काम वो सोशल वर्कर कर सकता है। Medico social services are services which are primarily meant for solving the personal, interpersonal, intrafamilial, social, financial problems faced by the disabled persons. It is provided by qualified medico social worker. सोशल वर्कर इस पूरी टीम के अंदर बहुत ही अहम और बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। कैसे? जैसे अब एक मरीज रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में आएगा, सबसे पहले उसके बारे में जानना, उसकी एक सोशल हिस्ट्री को तैयार करना, ये एक सोशल वर्कर का ही काम है। वो उससे बात करके उसकी कितनी डिसेबिलिटी हुई, कैसे हुई, क्या क्या कारण थे, क्या क्या कामों करने की वो क्षमता रखता है, क्या क्या काम करने की क्षमता नहीं रखता, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो इन दोनों चीज़ों को जानने के बाद वो देखेगा कि इसकी कोपिंग एबिलिटी क्या है, क्या इसको साइकोलॉजिस्ट की मदद चाहिए, कोई बहुत डिप्रेशन में है तो उसको इमीडिएटली साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और कोई बहादुर है, वो कहता है कि नहीं मैं तो डील कर सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट की कम प्रॉब्लम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस सब की असेसमेंट करने के लिए उनको जाना पड़ेगा सोशल वर्कर के पास। तो सोशल वर्कर ये सारी असेसमेंट करके बताएंगे कि सोशल असेसमेंट क्या है, और फिजिकल असेसमेंट तो उसके पास करके ही आएगी डॉक्टर से, और इसके बाद साइकोलॉजिकली उसको कितनी मदद चाहिए। अच्छा, फिर उसके चाहिए कि अवेयरनेस कितनी है, वो आदमी क्या जानता है अपने दुख के बारे में, अपनी तकलीफ के बारे में, कि क्या वो इससे डील कर सकता है। हो सकता है वो अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहा हो सकता है वो अपने को ओवर एस्टिमेट कर रहा हो सकता है वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाए, उसका सेल्फ एस्टीम कमज़ोर हो जाए। तो इन सब का असेसमेंट सोशल वर्कर करता है, और सोशल वर्कर उस असेसमेंट को करके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाता है और उनको पास ऑन करता है साइकोलॉजिस्ट के पास, और फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, और फिर उन सब के साथ एक्टिव नेटवर्किंग करता है जानने के लिए कि क्या प्रोग्रेस उस इंडिविजुअल में हुई अपने डिफॉर्मिटी, अपनी डिसेबिलिटी को लेकर के। उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लेखा जोखा करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या उसके पास फाइनेंसेस हैं। बड़ी सारी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे अब किसी के स्पाइनल कॉर्ड में नुक्स पड़ गया, अगर स्पाइनल कॉर्ड में नुक्स पड़ गया तो उसकी पूरी नीचे की लोअर लिम्स नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, तो उसको बड़े सालों तक, 1 साल 2 साल तक कई बार रिहैबिलिटेशन के दौरान अस्पताल में रहना पड़ता है। तो क्या परिवार उस फाइनेंशियल क्रंच को बियर कर सकता है? इस सब का अंदाज एक सोशल वर्कर ले लेता है, और उसको लेने के बाद वो उस इंसान को उस तरह की मदद देने की कोशिश करता है। तो सोशल वर्कर एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इस सारे रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में। जो अगला इम्पॉर्टेंट पर्सोनेल है वो साइकोलॉजिस्ट है। अब देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट का रोल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, आइए देखें। इट इज़ अ डिसिप्लिन विच असेसेस द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप, severity, mode of onset and progression, personality type, brain damage, available supportive network, and carry out counseling to tide over the crisis of disability. हमने देखा कि ये जो प्रोसेस है डिसेबिलिटी का, कोई आदमी, आप सोच करके देखिए कि कोई आदमी अच्छा भला चल रहा हो, एक्सीडेंट से बाद जब उसकी नींद खुले, उसकी आंख खुले और उसको मालूम पड़े कि वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया है,
तो उसमें एक शॉक की भावना आती है, शॉक आता है, फिर डिनायल आता है, वाई टू मी, इट शुड नॉट हैव अकर्ड टू मी। उसके बाद जब डिनायल आता है, उसके बाद आता है कि नहीं भगवान ने मुझे क्यों चुना, मुझे नहीं चुनना चाहिए था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उस सिचुएशन का एक्सेप्टेंस आता है, वो अपना रियलिस्टिक गोल सेट करता है और दोबारा से ज़िंदगी को जीने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस सारे में उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट साइकोलॉजिस्ट देता है, जो उसको समझता है, उसकी कोपिंग एबिलिटी को समझता है और उसकी मदद करता है, ताकि जो एकदम उसके ऊपर शॉक हुआ, धक्का लगा, उस धक्के को वो बियर करके दोबारा से उसको चल सके और चलने के बाद वो फिर से ज़िंदगी को जी सके। तो साइकोलॉजिस्ट एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैम, जैसे आपने साइकोलॉजिस्ट की बात करी और बताया कि जैसे आपने एग्जांपल देके बताया कि जो इंडिविजुअल है उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ऐसे ही जो पेरेंट्स होते हैं जिनको पता चलता है कि उनके बच्चों में किसी तरह की डिसेबिलिटी है, तो उनकी भी ऐसे ही स्टेजेस होती हैं कि पहले शॉक होता है, फिर डिनायल होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है। तो इन स्टेजेस को पार करते हुए मतलब पेरेंट्स पे क्या असर पड़ता है इसका और बच्चे पे इस बात का क्या असर पड़ता है? जो सोशल वर्कर है और जो साइकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन के साथ काम नहीं करते हैं, उनको पेरेंट्स के साथ भी काम करना होता है, सिबलिंग के साथ भी काम करना होता है, और उसके अलावा जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है वहाँ के बच्चों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ मिलजुल करके काम करना पड़ता है, ताकि वो बच्चा ना सिर्फ अपने आप में एक्सेप्टेंस लेकर के आए, उस परिवार का भी एक एक्सेप्टेंस उस बच्चे के थ्रू आ जाना चाहिए। और इसके अलावा पेरेंट्स भी उसी स्टेजेस से गुजरते हैं जिस स्टेजेस से वो बच्चा गुजरता है, और उनको इस चीज़ के लिए तैयार होना होता है कि उनकी केयरिंग कुछ सालों की नहीं है, उनकी केयरिंग पूरी ज़िंदगी की है। कब तक की है, it will depend on the nature of disability from which that child is suffering. But then parents have to be involved in the entire rehabilitation process. एक काउंसलिंग वैसे तो एक एक्सपर्ट देते हैं जिनको हम काउंसलर कहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसी चीज़ को जब एक खुद इंसान जो उस जगह से गुज़र चुका है वो समझाने की कोशिश करता है, तो पेशेंट को थोड़ी बात जल्दी समझ में आ जाती है। इसको हम पीयर काउंसलिंग कहते हैं, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कारण हमारे समाज में लेट 80s और 90s में आया। इसके अंदर क्या होता है कि अगर वो खुद डिसेबल्ड है और वो उस चीज़ को कह रहा है कि देखो मैं जी गया, मैं सफल हो गया, तो क्या कारण है कि आप सफल नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट है जिसको लेकर के वो पीयर काउंसलर डिसेबल्ड आदमी के सामने रखता है। पीयर काउंसलर उन सारी स्टेजेस से गुजरने के बाद आज सक्सेस के शिखर पर पहुंचा है। जो नया बच्चा डिसेबल्ड हुआ है उसको इन सभी स्टेजेस से गुजरना है। जब वो अपने सामने एक किसी को देखता है जो इन स्टेजेस से गुजर करके सक्सेसफुल हो जाता है, तो उससे उस डिसेबल्ड बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हद तक स्ट्रेंथन हो जाता है, और उसका मोरेल जो डाउन हो चुका होता है वो मोरेल फिर से खड़ा हो जाता है, और वो सोच सकता है कि अगर ये कर गया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पीयर काउंसलर कहते हैं। बड़े सारे अच्छे अस्पतालों में, जैसे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर है जहाँ पर हमारे बच्चे फील्ड वर्क पर जाते हैं, मैं देखती हूँ कि एक पीयर काउंसलर बहुत अहम भूमिका रिहैबिलिटेशन में निभा रहे हैं। पीयर काउंसलर का देखते हैं स्लाइड में हमने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। पीयर काउंसलिंग इज द सपोर्ट extended by a person with disability who himself herself is disabled and tries to look
at the problem more from the perspective of the disabled person. He tries to empathize with the disabled person and then acts as a listener, and in the end tries to empower the disabled person so that he is able to fight the limitations arising out of the disability to the best of his abilities. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, abilities हर बच्चे की अलग अलग होती हैं और किस हद तक वो अपने आप को सक्षम कर पाएगा वो भी डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम को उसके पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना एक पीयर काउंसलर सबसे खूबी से कर सकता है, क्योंकि वो उन सारी जगहों से गुजर चुका है। गुजरने के बाद आज ये ऐसा ही आप कह सकते हैं कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी उस बच्चे को सुनाता है। इसके लिए बाज़ दफ़ा हमें एक अच्छा लिसनर होना पड़ता है। जब सामने वाला बहुत परेशान होता है, वो अपनी बात सुना रहा होता है, यदि हम कुछ ना कहें, हम सिर्फ सुनते रहें, तो उसके बाद जो सेल्फ एस्टीम बताने वाले का बढ़ता है, उसको लगता है कि किसी ने मेरी बात सुनी, कोई है जो मेरी तरह सोच सकता है। ये भी उन्हीं सारी जगहों से गुजरा और गुजरने के बाद अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता। वो बार बार अपने आप से सवाल करता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो सोच लेता है अपने को समझाने के लिए कि मैं थोड़ा सा कम एक्सटेंट तक सफल होऊंगा, लेकिन वो सफलता मुझे मिलेगी ज़रूर, चाहे इसके बराबर ना मिले। हो सकता है मैं इससे भी ज़्यादा सफल हो जाऊं, हो सकता है मैं इससे कम सफल हूं, हो सकता है मैं इसके बराबर हूं, लेकिन सफल होने की क्षमता मुझ में भी है। तो पीयर काउंसलर का जो नया कॉन्सेप्ट अब आया है, मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात को हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड आदमी को समझा सकते हैं। So it works as a motivation for the individual with disabilities, or it gives a boost up and it boost up the confidence of the individual Yes. that is having some kind of disability. Yes, that's what I mean, is that boosting the confidence at a time when you are broken is very essential. जी. और अगर उस बात को कोई एक्सपर्ट कहता रहे जो जिसके पास सब कुछ हो, तो तुम्हें लगता है कि इसको मेरी बात का क्या पता है, ये कौन होता है मुझे समझने वाला, आज सब कुछ मिल गया, यहाँ आकर के बैठ गया, काउंसलर बन गया, मुझे समझा रहा है। लेकिन जब वो अपने सामने वाले को डिसेबल्ड को देखता है तो वो अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई कर सकता है। जी। जहाँ आइडेंटिफाई कर सकता है वहाँ वो अपने आप को उस रूप में उसकी जगह पर बैठा हुआ भी बड़ी जल्दी देख सकता है कि आज ये उस कुर्सी पर बैठा है, कल मैं उस कुर्सी पर बैठ करके शायद इसी तरह का रोल और नए डिसेबल्ड लोगों के लिए प्ले कर सकता हूँ। तो अभी तक तो हमने बात की जो जनरली सबके अंदर हमारे को स्पेशलिस्ट की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई एक स्पेशलाइज्ड सेटिंग्स होती हैं जिसके अंदर हमारे को ख़ास तरह के प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट आर वेरी हेल्पफुल व्हेन वी डील विद पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, या जिनमें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है या जिनकी स्पीच ठीक तरह से नहीं होती। तो आइए देखते हैं स्पीच थेरेपिस्ट क्या रोल प्ले करते हैं। द रोल ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट इज टू असेस एंड ट्रीट स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इन पीपल ऑफ ऑल एजेस टू एनेबल देम to communicate to the best of their ability. They may also work with people who have eating and swallowing problems. तो हम देखते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट का काम बेसिकली उन लोगों के साथ होता है, उन डिसेबल्ड लोगों के साथ होता है जिनको की स्पीच खराब हो जाती है अचानक स्ट्रोक के बाद। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसके बाद स्पीच ख़त्म हो जाती है और फिर से एक तरह से नई ज़िंदगी शुरू होती है। कच्ची के किताबें लेकर के बैठते हैं माँ बाप और उनके लिए फिर से चाहे 50 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम आई हो, लेकिन उनको फिर से बोलना शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे उनकी स्पीच को डेवलप कराया जाता है ताकि वो अपने एक, जैसे हम ADL एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे
ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मैंने आपको बताया। तो ADL एक्टिविटीज़ को हम अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें, तो इसके अंदर भी, स्पीच के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी स्पीच को इम्प्रूव कराएं। कौन कौन सी तरह के एडल्ट्स और बच्चे होते हैं जिनमें हम स्पीच को इम्प्रूव करा सकते हैं, आइए देखते हैं। डिफ़िकल्टी प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग स्पीच, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, डिफ़िकल्टी यूजिंग लैंग्वेज, डिफ़िकल्टी विद फीडिंग, च्यूइंग और स्वेलोइंग, अ स्टैमर, अ वॉइस प्रॉब्लम। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर हम स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। और किन किन तरह के लोगों की मदद हो सकती है जिनको के स्पीच की ज़रूरत पड़ जाए, मैंने आपसे जैसा कि बताया था स्ट्रोक। आइए देखें स्ट्रोक के अलावा भी किस किस तरह के डिसेबल्ड लोगों में स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रोक, लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज पार्किंसंस डिजीज, कैंसर ऑफ माउथ एंड थ्रोट, हेड इंजरी, hearing loss and deafness, cleft palate, dementia, psychiatric disorders। तो हमने देखा कि इन सभी तकलीफ़ों में, इन सभी टाइप की डिसेबिलिटीज़ में स्पीच के सहारे से हम उनको बेटर इक्विप्ड बना सकते हैं, बेटर फंक्शनल बना सकते हैं, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि हमारे को उनको एक तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके बोलना सिखाना होता है नए सिरे से, ताकि उनको धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए मैं पहले बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ और अगर मेरी स्पीच में प्रॉब्लम आ गई है तो मेरे को काउंसलर, इस स्पीच थेरेपिस्ट इस तरह से समझाएगा कि मैं अपनी ही बात को धीरे धीरे बोलना शुरू करूं ताकि सामने वाले को समझ आ जाए। मैं बीच में से शब्द खाती हूँ, तो अगर मैं बीच में से शब्द खाती हूँ और वो जल्दी जल्दी मालूम नहीं पड़ते, तब मुझे समझाया जा सकता है कि मैं यदि धीरे धीरे अपनी बात को कहूँगी तो सामने वाले को समझ आ जाएगी। तो स्पीच थेरेपिस्ट बहुत अहम भूमिका रिहैबिलिटेशन में निभाते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने पहले एक एस्पेक्ट्स में बताया था कम्युनिकेशन स्किल्स, इन टोटलिटी अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर एक पर्सन से अपने मैसेज को डिलीवर करना है और हमें कम्युनिकेट करना है तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विद क्लियर स्पीच एंड लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कि अब कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, उसके लिए मोबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मूव करना है। आपके सामने खाना रखा है लेकिन उसको तो मालूम नहीं है खाना कितनी दूर रखा है, क्योंकि वो तो नहीं देख सकता। तो अगर खाना दूर रखा है, चपाती कहाँ रखी जाएगी, सब्जी कहाँ रखी जाएगी, उसकी पोजीशन को समझा सकना उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर हम किसी स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई हियरिंग इम्पेयर्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट का हमारे सामने आता है और उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, वो बोल नहीं पाता, वो स्टैमर करता है, उसको नहीं मालूम पड़ता कि मैं इतना स्टैमर करता हूँ कि सामने मेरी बात समझ में नहीं आती। तो हमारे को उसको उस तरह से तैयार करना है कि वो धीरे 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 बोले। देन साइन लैंग्वेज इज़ देयर through which we can equip the persons who are totally deaf, who cannot hear। तो इस तरह से हमारे को स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्पीच थेरेपिस्ट के अलावा जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मोबिलिटी इंस्ट्रक्शन की, कि उसको किस तरह से मोबाइल होना है। यदि उसको यहाँ से बाहर तक भी जाना है, दफ्तर तक भी जाना है, तो वो दफ्तर तक कैसे पहुंचेगा। उसको घर के अंदर भी चलना आना चाहिए, उसको बाहर भी अपने आप चलना आना चाहिए। तो उसको ट्रेनिंग देने का एक स्पेसिफिक रूल है। उन रूल्स को
फॉलो किया जाता है और उन रूल्स को फॉलो करने के बाद उनको गाइड किया जाता है कि या तो वो स्टिक के सहारे से जाएंगे या देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गाइड डॉग्स एटसेट्रा विच आर देयर इन फॉरेन कंट्रीज through with the help of which they are mobile, they can move about independently. तो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोबिलिटी की होती है. देखें मोबिलिटी को किस तरह से हम समझा पाते हैं आप लोगों को. He she is specially required to work with people with visual impairment because loss of free movement is the most significant handicap which saps self-confidence and increases the sense of isolation from the outside world. Mobility training is thus provided to them by mobility officer and is an early step in rehabilitation. The mobility inside the home and outside have to be tackled separately using variety of aids and techniques. Here we make use of white stick, sonic aids and guide dogs etc. कई बार बाहर के मुल्कों में मैंने देखा कि जैसे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो वो इंस्ट्रूमेंट बोल देता है कि आगे रुकावट है, आगे कार है, उससे विजुअली इम्पेयर्ड को मालूम पड़ जाता है. लेकिन उस सोनिक एड को किस तरह से यूज़ करना है ये सब गाइडेंस हम मोबिलिटी इंस्ट्रक्शन से देते हैं. और मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर स्पेशली फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट is a very important personnel in the rehabilitation, and the more early we introduce the concept of mobility, early are the chances of that person in becoming completely rehabilitated. It is considered as the first step because नौकरी वगैरह सब कुछ तो मिल जाती है. अगर नौकरी वगैरह मिल जाती है, उस नौकरी को चलाने के लिए आप मोबिलिटी फ्रेंडली नहीं है, आप अपने आप आ जा नहीं सकते, तो आप किसी के लिए भी रुकावट बन जाते हैं. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मोबिलिटी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर ट्रेंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अच्छे से मोबाइल हो सके. जी मैम, जैसे कि आपने डिफरेंट प्रोफेशनल्स के बारे में बताया कि हमें एक रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन कैरी आउट करने के लिए किस तरह से डिफरेंट प्रोफेशनल्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, अगर इंडिविजुअल विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, हियरिंग इम्पेयर्ड है तो स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है. इस तरीके से हमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है. और साथ के साथ अगर हम एक मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने की बात करते हैं तो सोशल वर्कर एंड साइकोलॉजिस्ट दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. तो ये था एक फ्रेमवर्क, मतलब एक टीम वर्क जिसे हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ द प्रोफेशनल्स. तो जैसे कि ये तो हमने बात की प्रोफेशनल्स के बारे में. बाकी इसके साथ हमने देखा कि प्रोफेशनल्स क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स लेके काम करते हैं, क्या उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं जो हम लेते हैं इंडिविजुअल्स के लिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम द पर्सन इज़ हैविंग. ये अभी तक हमारे एक्सपर्ट ने बताया और ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, वेदर इट कैन बी कॉन्जेनाइटल और एडवेंटिशियस. इसकी बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे. दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है.
Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंदबुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंदबुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं। और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। अभी तक हमारा जो डिस्कशन था, इट वाज रिगार्डिंग द रिहैबिलिटेशन, various definitions given by different scientists and the professionals, and what are different factors or aspects that are included for the rehabilitation of an individual which is having some kind of disability, in any kind of disability, and who all are the professionals that are included in a team that work combined with and their coordinated work for the intervention plan of an individual. तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक्सपर्ट से इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मैम, जैसे कि ये हमने बात करी थी डिफरेंट प्रोफेशनल्स के बारे में, अगर हम एक कंबाइन कर दें इन सब का वर्क और एक फ्रेम ऑफ वर्क हम देखें, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि इनका क्या होता है फ्रेम ऑफ वर्क? इसके अंदर हम देखते हैं, हम शुरू करते हैं देखना कि किस तरह से हम एक एक्शन प्लान बना सकते हैं, जिस एक्शन प्लान को मद्देनज़र रख करके हम रिहैबिलिटेशन को प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको बीच में कुछ बताया था कि एम ऑफ रिहैबिलिटेशन इज़ टू मेक हिम फंक्शनल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़, और ये सब करने के लिए हमारे को एक असेसमेंट करनी होती है कि किस किस
हद तक उसका नुकसान हुआ है, क्या नेचर ऑफ डिसेबिलिटी हुई है, और जो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है क्या वो क्योरेबल है, यदि नहीं क्योरेबल है तो किस हद तक हम उसको वापस रिस्टोर बैक कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सके। उसके अंदर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जॉब भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट काइंड की ऑक्यूपेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हम उसकी जो सोशल कैपेसिटी होती है उस गम को बर्दाश्त करने की उसको भी एनहेंस कर सकते हैं, उसके अंदर हम उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बढ़ा सकते हैं। तो सजेस्टेड फ्रेम ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। लेट अस सी व्हाट ऑल इट विल इंक्लूड थियोरिटिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी प्रेजेंटिंग फंक्शनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स and we should number them. Then what is the history of illness, pediatric history including details of birth milestones, past history of illness or operations, other health problems. Then we have to examine the whole body including his dental care, vision, hearing, speech and communication, his breathlessness, his fatigue, personal history which will include schooling and education, his family history, his work history, his leisure history, assessment of main upper limb, lower limb functioning, mobility, use of public transport, travel, work and finance, financial resources, social support available, family and social relations. And after making an assessment of all these aspects, this history is prepared by a social worker. And then there are two ways in which the team meets. First is organizing case conferences, which is costly and sometimes it's not available also in cities. So what is happening is after this history is prepared, an assessment plan is made that which all are the areas where the person with disability will require assistance. And after we have prepared that list, accordingly networking is done by the social worker. Actually we call it that social worker is the one who initiates the work and who ends the work also, like I will be telling you. Initially he will prepare this social history of all these aspects, and then if case conference is being held, in that case he will make a presentation of the case before the entire team, and the other members will keep on noting down that this is what is required in physiotherapy, this is what is required in occupational therapy, and the type of personality is such and such, and the role of counselor is required. The person is so much fatigued that he actually requires intervention by peer counselor, then peer counselor will make a note of it. If speech therapist's involvement is required, that will be taken care of. And then similarly mobility instructor, in case it is the case of a child with visual impairment, then mobility instructor is required. Sometimes the involvement of nurse is also required, and nurse is specially required when we are dealing with persons with locomotor disabilities who have got a long term of rehabilitation and they are expected to live in the hospital for a longer period of time. In such cases nurses are also required, and in case as I told you that burn case is there or something else is there where involvement of different experts, different specialists of medical professionals are required, that is taken care of. And then this social worker, or he will prepare notes accordingly and pass on to the required experts and send the patient to all these departments, and simultaneously he will be the one who will decide when the person will be sent for physiotherapy, when the same person will be sent for occupational therapy, when he will go for counseling. So different days, all these decisions, important decisions are taken by the social worker. So social worker is the one who plans out the daily schedule of his
patients, and then accordingly this plan is implemented. While the plan is being implemented, as I told you, regular monitoring of the plan is also required, because there are some patients who will immediately respond, and there will be some patients who will not respond immediately and will take longer time in achieving the same progress, in showing the same progress. They will take little longer and the other one will take little less. So it varies with the individual capacity of the person. So depending on that, regular monitoring is done, and regular networking is also required. If these paramedical staff, they don't have time, then also social worker will go to them regularly, monitor the progress, keep a record of the check of the progress, and then accordingly keep on giving advices to the family concerned. So now what happens is, in case there is some modification in the house environment is required, if there are stairs and the person every time has to cross the stairs and it is difficult, so in place of those stairs, a ramp can be constructed. For that, home visits are required, and these home visits are paid in together with the occupational therapist, with the speech therapist, with the physiotherapist, as well as with the social worker. So they three go together and suggest the required modifications that should be made in the house of the person with disability where that person will be going back. And one has to be specially careful before the discharge, because before the discharge, so far the person was living in the hospital atmosphere, so he was getting everything by the assistance of other professionals. But now once he goes back home, he cannot employ the whole house in rehabilitating him. So ultimately he has to become independent. He has to learn to handle his own affairs. So his psychologically, his morale has to be boosted up by the psychologist. Social worker has to continue with the follow-up even after the discharge of the patient, and similarly once in a while, if required, speech therapist will continue to give him some classes, and similarly occupational, he can be occasionally called for getting occupational therapy as well as physiotherapy. So rehabilitation is a very, very exhaustive term, we can say, that where if there is lacuna on the part of one professional, it will be reflected in the task of other professionals also, and so we have to be very careful. Then one more caution I will like all of you to take is that rehabilitation has a different meaning when it is dealt with a child who is being rehabilitated in a city center, whereas the same child, if he is in a village, then different kind of activities are required for total rehabilitation. Like, you know, for a person who is fit in city, he can be trained for computer literacy classes, he can be trained for the other advances which are there, which are available in the cities. But in the traditional setting, he has to be groomed, he has to be rehabilitated in the agricultural setting. So agricultural chores have to be identified which fit the appropriateness of that individual, so that he is able to live his life once again in the village setting. We should not uproot the person from the village setting in case he has become disabled. So all efforts must be geared for the rehabilitation of the person concerned in the place, in the surroundings where he is most adaptable. And similarly, I will like all of you to remember now, no approach to rehabilitation should be copied exactly. Our challenge is to understand that each person's needs are different, and then look for ways to adapt his rehabilitation to both the limitations and possibilities within his family
and community, because we cannot change the family, we cannot change the community. Therefore, it is very essential for us to look at the problem of the person with disability from his perspective, from his capabilities, from his understanding, not from our capabilities, and then only devise a rehabilitation plan which can be implemented, which will be used by him in the most productive manner, and he will be able to participate in the society of which he is a part. He will be able to be provided with all the opportunities which have been provided to the others, and also we will ensure that he is a productive member and is able to fully participate in the challenges of life. जी मैम, जैसे कि आज की जो हमारे डिस्कशन थी, इट वाज रिगार्डिंग द रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड बेसिकली फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और जैसे कि आपने हमें बताया कि रिहैबिलिटेशन का एक मीनिंग क्या होता है, उसका हम डिफरेंट टर्म्स में हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ के साथ कि एक रिहैबिलिटेशन वर्क और जो हम कहते हैं कि इंटरवेंशन अगर हम एक डिसेबल्ड पर्सन को देते हैं, तो व्हाट are the roles of different professionals, a team comprised of different professionals, that is called a multidisciplinary team। और उसमें हमारे डिफरेंट प्रोफेशनल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट फॉर द हियरिंग impaired, and mobility instructor if the person is having some kind of visual impairment। With that, peer counseling, which is a new evolving concept that our expert has told। With that, social worker and the psychologist play a very important role in enhancing the quality life, in enhancing the self-esteem, motivating the individual, boosting up the self-confidence of an individual who is having any kind of disability, whether the disability is since birth or he has acquired in his lifetime। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को हम कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट स्किल्स हम चाहेंगे कि बच्चे में आएँ, और उन स्किल्स को डेवलप कराने के लिए फुल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल का, विद द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल। और पार्टिसिपेशन के साथ साथ हम चाहेंगे कि एक अच्छी गाइडेंस मिले प्रोफेशनल की उस इंडिविजुअल को, और विद द पार्टिसिपेशन ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, देयर पीयर्स, देयर गार्जियंस, देयर अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबका एक कोऑर्डिनेटेड एक कहें कि कंबाइंड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जैसे कि मैम आपने ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस टू आवर व्यूअर्स। That was all about the today's session. This is time for the closing of our session. Thank you so much.